जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद स्लेट में। मैं सत्यम पाठक आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं जनसांख्यिकी लाभांश। आखिर क्या है जिसके आधार पर सभी देश अपना भविष्य भारत के साथ देख रहे हैं। और अगली जो सदी है, अभी तक जो बोलते आ रहे हैं कि पहले इंग्लैंड की रही है, अब अमेरिका की रही है, अब जो अगली सदी है वो भारत की होगी। ऐसा क्यों बोलते हैं और क्या है ये कि जहाँ भी हमारे मानिए जाते हैं, किसी भी विदेश के दौरे पर जाते हैं, तो वो जरूर बोलेंगे कि हमारे यहाँ का डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है। इसकी तारीफ जरूर वो करते हैं, वहाँ पे बताते हैं कि हमारे यहाँ का जनसांख्यिकी लाभांश बहुत अच्छा है। तो आखिर ये है क्या, आज हम इसके बारे में बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमने खुद उसको गूगल किया, गूगल के इससे परिभाषा निकाली। तो गूगल क्या बोलता है कि जनसांख्यिकी लाभांश अथवा जननांकीय लाभ से आशय उस संभावित प्रबल आर्थिक विकास से है जो किसी जनसंख्या में काम करने वालों की संख्या एवं उसके ऊपर आश्रित लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होने पर मिल सकता है। काफ़ी परिभाषा काफ़ी इसकी लंबी चौड़ी थी, जो कि हमारी समझ में नहीं आई। हमने इंग्लिश वाली निकाली। इंडिया इज होम टू मोर देन 60 मिलियन पीपल एज्ड बिटवीन 18 एंड 35। ठीक है, 60 मिलियन मतलब 60 करोड़ आबादी जो है भारत की, वो 18 से 35 के बीच में है। विद 35% अंडर द एज ऑफ 30, सॉरी विद 65% अंडर द एज ऑफ 35, मतलब 35 से कम आबादी 65% है। इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू परसिस्ट एट लीस्ट अंटिल अंटिल टू 2055 एंड 56 एंड विल पीक अराउंड टू 2041 व्हेन द शेयर ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन 20 to 59 इज एक्सपेक्टेड टू हिट 59%। अब इसकी लैंग्वेज तो हिंदी की हमें समझ में नहीं आती अच्छे से, तो इंग्लिश की कहाँ से आएगी। तो चलिए, इसके लिए हमने अपनी पीडीएफ बनाई है और इसको अपनी भाषा में समझने के लिए कि हम कैसे इसको समझेंगे, क्या है ये, कैसे इसका लाभ उठाना है, क्या इसके सामने दिक्कतें हैं, इन सब के बारे में आज हम बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं। तो ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपनी भाषा में जनसांख्यिकी लाभांश आखिर है क्या। तो किसी देश की आबादी की आयु संरचना, मतलब देश में जितने भी लोग रह रहे हैं सबकी आयु संरचना या कामकाजी उम्र के आबादी में बढ़ोतरी, जो लोग काम करने वाले हैं, जिनको काम करना है, जो लोग देश में काम करने लायक हैं, उनसे बढ़ोतरी होती है। उस बढ़ोतरी से आर्थिक समृद्धि में जो तेजी आती है उसको हम जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर हम ये बोलना क्या चाह रहे हैं। एक एज होती है 15 से 64 वर्ष। ठीक है, 15 से 64 वर्ष जिन लोगों को काम करना है वो लोग यही हैं। अगर कोई 14 वर्ष से छोटा अगर काम वो कर रहा है तो बाल श्रम के अंतर्गत वो आ जाएगा, जो कि एक अपराध है। बाल श्रम करना और करवाना दोनों अपराध हैं 14 साल से छोटे बच्चों के लिए। अगर आपने अनुच्छेद 23-24 नहीं पढ़ा है तो अभी जाकर देख लीजिए संविधान का। 64 वर्ष से ऊपर जो आयु होती है वो भी एक ऐसी आयु है जिसमें काम करना उचित नहीं है, क्योंकि उस समय एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो 14 वर्ष से कम एवं 65 वर्ष से अधिक की आयु जो होती है वो आश्रित आयु होती है, और जो कार्य करने की आयु होती है वो हमारी 15 से 64 वर्ष की आयु होती है। और जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है, हमारे यहाँ ये आयु बढ़ रही है। 15 से 64 वर्ष की जो आयु है, इस आयु के लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसी को हमें देखना है, इसी में हम सभी लोग हैं। इस समय पर भारत की अधिकतर आबादी इसी बीच में है। तो ये देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है, कामकाजी उम्र की आयु क्या है, 15 से 64 वर्ष की आयु। और गैर कामकाजी उम्र, इसी को आश्रित उम्र भी कहते हैं, 14 वर्ष से कम, ठीक है, -14, और 65 वर्ष से अधिक, 65 प्लस। ठीक है, जो इस आयु वर्ग के लोग हैं इनको गैर कामकाजी उम्र के लोग कहेंगे या फिर आश्रित लोग इनको कहेंगे। ठीक है, अब भारत में इसका कैसे फायदा मिल रहा है, सब लोग कैसे बोल रहे हैं कि भारत इस दौर से गुजर रहा है। भारत को फायदा मिल रहा है ना, आगे और ज़्यादा मिलना है। अभी उतना नहीं मिल रहा है लेकिन आगे और ज़्यादा मिलना है। इसके दौर से संकेत हमें कहाँ से मिले कि भारत को इसका फायदा मिलेगा। अन्य किसी भी देश में इस तरह की फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि चीन में भी नहीं है। तो इसमें हम इसके बारे में चलो हम देखते हैं, भारत के जनसांख्यिकीय बदलाव के दौर से गुजरने के संकेत। तो ये संकेत हमें कैसे मिलते हैं कि भारत में वर्तमान समय में जो भारत की प्रजनन दर है वो 2.0% है। मतलब भारत की जो आबादी है वो लगभग स्थिर होने की उसमें है कि दो लोगों की शादी हुई, उनसे 2 ही बच्चे होंगे, तो लगभग जितनी आबादी है उतनी ही रहेगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। देश की आबादी की माध्य आयु में बढ़ोतरी हो रही है। माध्य आयु, अभी माध्य आयु कैसी होती है, 2011 की माध्य आयु कितनी थी, 24 वर्ष। वर्तमान समय में 2023 चल रहा है 29 वर्ष, और 2036 में 36 वर्ष होने का अनुमान है। माध्य आयु इस समय पर 29 वर्ष है। ठीक है, तो ये जो माध्य आयु है इसमें ये है कि लगभग ज़्यादातर जनसंख्या आपको इसी एज ग्रुप में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आश्रित आबादी का हिस्सा अब उतना नहीं है, पहले जितना होता था अब उतना आश्रित आबादी का हिस्सा नहीं है। कामकाजी उम्र के सापेक्ष देखें तो आने वाले दशक में आश्रित आबादी का हिस्सा 65% से घटकर 54% हो सकता है। अब आबादी का हिस्सा जो कम हो रहा है उसके पीछे रीजन क्या है कि हमारे यहाँ जो छोटे बच्चे हैं ना,
अब उतनी ज़्यादा उनकी प्रजनन नहीं हो रही, मतलब जो बच्चों का जो जन्म हो रहा है वो अब उतना नहीं हो रहा है। पहले जैसे 4-5 बच्चे हो जाते थे तो वो छोटे रहते थे, अब ऐसा नहीं है, अब 2 हो रहे हैं। तो मतलब जो इस समय एज ग्रुप के हिसाब से वो 15 से 64 के बीच में है, ठीक है। अब जो हिस्सा भी वो 65% पहले था, अब 54% हो गया है, ठीक है। धीरे धीरे इसको और घटेगा ये। अब हम देख लेते हैं आर्थिक समृद्धि। चलिए पहले आपको बता देते हैं, जैसे ये जो हमने देखा था एज ग्रुप के ये वाले में, ये देखिए जैसे कि ये बीच में जो ये महाशय खड़े हुए हैं सूट केस लिए हुए, तो ये तो वो हो गए जिनको काम करना है, इनकी उम्र 15 से 64 के बीच में है, ठीक है। ये हो गए 65 प्लस, और ये हो गए -14, मतलब ये 14 साल से छोटे हैं, ये 65 वर्ष से अधिक हैं, और ये हैं जिनको काम करना है। तो जो जनसांख्यिकीय लाभांश में आएंगे वो हमारे ये वहाँ से आएंगे, ठीक है। ये पहले ऐसा था कि काम करने वाला व्यक्ति एक था और आश्रित व्यक्ति 1 और 2 थे इस पर। लेकिन अब इस समय क्या सीन है कि काम करने वाले अगर आप देखेंगे तो 15 साल के आसपास का ये भी लग रहा है 15 साल का, ये तो 15 साल से ज़्यादा है, ये भी 15 से 64 के बीच में है, ये 65 से अधिक हैं। तो जिस घर में काम करने वाले 1, 2, 3 लोग हैं, आश्रित लोग कितने हैं? सिर्फ 1 और 2। तो कुल मिला के ये है जनसांख्यिकीय लाभांश। हमारे यहाँ की जनसंख्या इस समय वर्तमान में इस दौर से गुजर रही है, ठीक है। जो हमारा ये दौर है, इस दौर से वर्तमान जनसंख्या वो हो रही है, यही है केवल जनसांख्यिकीय लाभांश, और इसी के बारे में हमको अच्छे से देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हुआ। हाँ, हमको यहाँ से देखना था आर्थिक समृद्धि क्यों हो रही है। चलिए देखते हैं आर्थिक समृद्धि क्यों होती है, हो रही नहीं है, क्यों होती है, उसके उचित रीजन होते हैं, इस बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला रीजन है श्रम की उचित पर्याप्तता। इस समय पर हमारे यहाँ श्रम की उपलब्ध मात्रा है, क्यों? क्योंकि काम करने वालों की संख्या अधिक है ना, सीधे सीधे देखेंगे कि जिनकी काम करने वालों की संख्या अधिक है, इसी वजह से हमारे यहाँ जनसंख्या लाभांश में आर्थिक समृद्धि होगी। वो कैसे होगी वो हम देख लेते हैं। श्रम बल अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है, हालांकि इसमें एक शर्त भी है कि इसमें लाभ मिलना इस बात पर निर्भर करता है कि इस अधिक आबादी को अर्थव्यवस्था पर काम पर रखा जाता है या नहीं, यही दिक्कत है। इस समय अगर आप देखेंगे तो बेरोजगारी दर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में छोड़िए, हम लोगों के बीच में बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है। मतलब जो लोग बीएड और बीटीसी किए हुए हैं, अभी जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो वो लोग जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक बेरोजगारी ही है। तो इस तरह से बेरोजगारी दर आप देखते भी होंगे कि जहाँ भी धरना वगैरह हो रहा है, जहाँ भी कोई किसी मतलब कहीं भी होता है तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। तो वही चीज़ है, हमको इस एज ग्रुप को काम में लगाना होगा, तभी इसका फ़ायदा मिल पाएगा। अगर हम काम पर नहीं लगाएंगे तो इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसी के आगे लिखा हुआ है कि इसे उत्पादक कार्यों में लगाया जाता है अथवा नहीं। अगर इस एज ग्रुप को काम नहीं दिया जाएगा, अगर ये एज ग्रुप कोई काम नहीं करेगा तो फ़ायदा कहाँ से होगा? बेशक हमारे यहाँ की एज ग्रुप अच्छी है, काम करने वाली है, लेकिन जब तक काम ही नहीं वो करेगी तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, इसकी उचित पर्याप्त मात्रा में है। तो जो मोदी जी, अगर आपको याद होगा हाउडी मोदी, अगर आपको याद होगा तो 2019 के आसपास मोदी जी अमेरिका गए थे, या फिर अभी जो पिछले इंडोनेशिया में सम्मेलन हुए थे, तो और यहाँ तक कि जो लाल किले में भी जो उनके भाषण होते हैं वो उसमें बोलते हैं कि हमारे यहाँ की आबादी इतनी है, हमारे यहाँ की कार्य करने वालों की आबादी इतनी है, हमारे यहाँ का जनसांख्यिकीय लाभांश इतना है। वो यही बताते हैं कि हमारे यहाँ जो श्रम है, जो कार्यबल है, वो उचित मात्रा में है। सभी देशों से आह्वान करते हैं कि आप अपनी कंपनियां लेकर इंडिया आइए, यहाँ पर अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करिए। हमारे यहाँ की जो कार्यबल है, श्रम इतना है कि उससे आपको फायदा ही होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब श्रम वालों को रोजगार मिलेगा तो भारत को भी नॉर्मल सी बात है फायदा होगा, ठीक है। ये चीज़ है इसमें। अगला जो है वो क्या है? बचत में वृद्धि। बचत में वृद्धि कैसी होती है? बहुत अच्छे से होती है। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। आश्रित सदस्यों की संख्या कम। मान लीजिए किसी परिवार में, अभी जो मैंने आपको फोटो दिखाई कि 3 लोग हैं जो लोग कार्य करते हैं और 2 लोग आश्रित हैं, तो आश्रित सदस्यों की संख्या इस समय कम हो रही है। कामकाजी सदस्य ज़्यादा, अर्थात बचत ज़्यादा। अब 3 लोग हैं, आश्रित लोग 2 हैं, तो मान लीजिए 2 लोगों की इनकम उन 2 आश्रित लोगों में खत्म हो गई, एक की पूरी इनकम बच गई, ठीक है। तो उससे फिर क्या होगा कि वो बचत ज़्यादा होगी, फलस्वरूप पूंजी भंडार में बढ़ोतरी। तो जिसके पास रुपए बचेगा तो बैंक में डालेगा। अब बैंक में रुपए जमा करने मतलब क्या होता है? पूंजी भंडार में बढ़ोतरी होती है। ये अर्थव्यवस्था का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, किसी दिन इसके ऊपर भी नया वीडियो लाकर इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है भाई, इसके आगे भी अभी और देखना है तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो में बीच बीच में लाता रहूँगा, ठीक है। पूंजी भंडार में बढ़ोतरी होती है, निष्कर्षतः देश की उत्पादकता में वृद्धि होगी। जब बैंकों में रुपया जमा होगा तो वो सरकार उसका यूज करेगी, और जब उसका यूज होगा तो देश की उत्पादकता में वृद्धि होनी ही होनी है, ठीक है। अब अगला है मानव पूंजी। अब मानव पूंजी क्या है इस पर देख लेते हैं। इसमें यह है कि प्रजनन दर में जो
कमी आती है ना, उससे महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ में गहरा संबंध होता है। नॉर्मल सी बात है, कोई बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, कम बच्चे होते हैं तो सभी के स्वास्थ्य और शिक्षा पर अधिक खर्च करने का अवसर मिलता है हम लोगों को। मतलब जैसे अगर आप देखेंगे किसी घर में अगर 5 बच्चे हैं तो उन पे बीमारी, अगर कोई एक बीमारी आती है, जैसे कि अगर आप सीधे अभी उत्तर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो मौसम में भी चेंज हो रहा है, तो अगर वायरल होगा ना तो फिर सबको होता है। तो जब अगर 6 लोगों की बीमारी का इलाज करवाना है तो खर्चा ज़्यादा आएगा। उसके बिहाफ में अगर देखेंगे तो 2 लोगों की बीमारी का इलाज होना है तो उसमें खर्चा उतना नहीं आएगा। तो उससे फलस्वरूप क्या होता है कि जब कम बच्चे होते हैं तो खर्चा भी हमारा आएगा कम, तो जो बचत होगी ज़्यादा। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि उनका बेहतर स्वास्थ्य हो पाएगा और शैक्षिक परिणाम अच्छे मिलेंगे, क्योंकि वो शिक्षा पर, सबसे बच्चों के लिए सबसे जरूरी क्या होती है? शिक्षा, एक अच्छी शिक्षा। अगर उन्हें वो मिल जाती है तो उन्हें जीवन में और कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अच्छे परिणाम मिलते हैं, उसकी शिक्षा अच्छी हो सकती है, अच्छे से अच्छे कॉलेज में उनका दाखिला हो सकता है, उनकी व्यवस्था अच्छी हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ है। एक है मांग में वृद्धि। अब ये प्रति व्यक्ति जीडीपी में बढ़ोतरी होती है और आश्रित आबादी के घटते अनुपात से संभव होता है। ये मांग में वृद्धि ये होती क्या है कि मांग जब बढ़ेगी कब? जब लोगों के पास काम करने वाले लोग ज़्यादा होंगे, उनकी इनकम होगी। अब जैसे अगर मेरे पास में ये अगर इनकम होती है तो फिर क्या होता है कि आओ चलो मोटरसाइकिल खरीद लें, नॉर्मल सी बात है। जो कार ले लें, वो नया वाला फ़ोन आया है तो उस नए वाले फ़ोन को लेते हैं, तो उससे क्या होता है? मांग में वृद्धि होती है। ठीक है, और यही जो मांग में वृद्धि होती है प्रति व्यक्ति जीडीपी में बढ़ोतरी करती है। अब जीडीपी तो सबको पता ही है भैया क्या है, सकल घरेलू अनुपात, हमारे देश की जीडीपी। इस पर भी अब बहुत ही जल्दी, अब तो इकोनॉमिक पर वीडियो आते ही रहेंगे लगभग। ठीक है, तो ये प्रति व्यक्ति जीडीपी में बढ़ोतरी करती है और आश्रित आबादी के घटते अनुपात से संभव होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या कि इससे हमें आर्थिक समृद्धि क्यों होती है। अब कुछ दिक्कतें भी हैं, जो चुनौतियां हैं, अब हम उनको देखते हैं अच्छे से कि जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरी तरीके से फायदा ना उठा पाने में विद्यमान जो चुनौतियां हैं हम उनको अब अच्छे से देखते हैं। तो नीचे से शुरुआत करते हैं कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था। हमारे देश की अर्थव्यवस्था, अभी हमको आज़ाद हुए 75-76 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था सही हो रही है। हाँ, बेशक अभी उस तरीके से सही नहीं हो पाई है कि जिस तरीके से इस कामकाजी वर्ग का उचित लाभ देश के द्वारा, सरकार के द्वारा उठाया जा सके। ठीक है, जातिगत भेदभाव और धार्मिक बाधाएं, ये तो भैया सभी लोगों को पता है, हमारे देश की ये समस्या ही है कि यहाँ पर जातिगत भेदभाव होगा और धार्मिक बाधाएं तो बनी ही रहती हैं कि अगर आप इस धर्म के हैं तो आप ये काम, मतलब कोई बोलेगा नहीं लेकिन एक अंदाजा आपको देखने को मिल जाएगा हर जगह पर। ठीक है, लैंगिक भेदभाव, ये तो भैया जब किसी देश की 50% आबादी को एक काम करने से रोक ही दिया जाए तो वहाँ पर विकास कैसे हो पाएगा? वो भी तो कामकाजी वर्ग में ही तो आते हैं। आप समझ रहे हैं मैं किस वर्ग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो महिलाओं की स्थिति है, अब तो बहुत ही जगह काम करने वो हो जाता है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ये होता है कि महिलाओं को काम करने से रोका जाता है कि आप कोई भी काम नहीं वो कर सकते हैं, जो पुरुष वर्ग है वो ही काम करेगा, आप केवल घरेलू काम में ही इंटरफेयर वो करेंगे। ठीक है, तो ये भी है। रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन ना हो पाना, आपको ये चीज़ पता ही है कि कितनी इस समय अधिक बेरोजगारी है, तो और उसी के अवसर नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से सब लोग बेरोजगार हैं। हाँ, पर्याप्त अवसर हो जाएंगे तो बेरोजगारी धीरे धीरे कम होने लगेगी और जो ये कामकाजी वर्ग है ये अपनी जगह सेटल हो जाएगा। आय अंतराल का बढ़ना, ये तो आपको पता ही है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कि जो अमीर होता है वो और ज़्यादा अमीर होता जाता है और जो गरीब होता है वो और ज़्यादा गरीब होता जाता है, ऐसा कहते हैं। ऐसा होता नहीं, हाँ, अमीर जो है वो और ज़्यादा अमीर होता जाता है, लेकिन गरीब जो है वो उस अनुपात में अमीर नहीं हो पाता है, वो धीरे धीरे वो समय के साथ उसकी वृद्धि हो पाती है। ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच में कमी। मेन चीज़ ये है कि जब आदमी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो वो रोजगार की तरफ सोचेगा ही क्यों? किसी के पेट में अगर दर्द अगर हो रहा है तो वो तो सीधे पहले अस्पताल जाएगा, उसको मतलब ही नहीं है कि मैं काम करूं या फिर मैं रोजगार हूं बेरोजगार हूं, उसे मतलब ही नहीं, उसे तो स्वास्थ्य अच्छा हो चाहिए ना। ठीक है, और रोजगार योग्य कौशल का अभाव, ये भी है कि उस तरह का शिक्षा का प्रणाली ही नहीं है कि जो रोजगार उन्मुख है। तो अगर रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रणाली होगी तो नॉर्मल सी बात है कि जो लोग होंगे, जो शिक्षित लोग होंगे, वो रोजगार की तरफ उन्मुख होंगे। तो ये कुछ विद्यमान चुनौतियां हैं इस समय हमारे समाज में, हमारे देश में, तो जिस वजह से पूरा लाभ सरकार या देश नहीं उठा पा रहा है। और हम देखते हैं इससे फ़ायदा कैसे उठाएं, क्योंकि असली चीज़ तो यही है ना। हाँ, मान लिया कि हमारे यहाँ का जनसांख्यिकीय लाभांश बहुत अच्छा है, लेकिन उसका फ़ायदा कैसे उठाएं, इसके बारे में अब हम अच्छे से देखते हैं। यही हमारी लास्ट हेडिंग होगी, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी हेडिंग है, काफ़ी लंबी चौड़ी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय करेंगे। हम यह एक देश के स्तर पर देख रहे हैं, हम एक समाज के स्तर पर देख रहे हैं। ठीक है, पहली हेडिंग स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय। बेहतर स्वास्थ्य से आर्थिक उत्पादन में सुधार होता है। जब स्वास्थ्य अच्छा होगा, लोगों के काम करने की इच्छा होगी, तो उस समय पर आर्थिक उत्पादन में सुधार होगा, क्योंकि उस समय आर्थिक उत्पादन भी होगा। अगर आपके शरीर में स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप आलस्य से घिरे रहते हैं, नॉर्मल सी बात है, अगर आप अभी जो अपना पढ़ाई का समय है उसी के अगर आप बिहाफ पे देखेंगे तो अगर आप जिस दिन आलस होगा उस दिन पढ़ाई आपकी अच्छी नहीं होगी।
तो पढ़ाई में उत्पादन भी नहीं हो पाएगा। वही चीज़ है, जब आप काम करने की ओर उन्मुख होंगे, जब आप रोजगार की तरफ उन्मुख होंगे, तो बेहतर स्वास्थ्य होने से आर्थिक उत्पादन भी नॉर्मल सी बात बहुत अच्छा होगा। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य की नीतियाँ बनाई जानी चाहिए। एक समाज के तौर पर जो एक नीतियाँ बनानी चाहिए, वो बेहतर स्वास्थ्य की नीतियाँ बनाई जानी चाहिए। इसके लिए अब फिर क्या है, शिक्षा में निवेश। अब शिक्षा में निवेश भी जरूरी है। सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि कामकाजी उम्र के लोग अर्थव्यवस्था की कुशल कार्यबलों की मांग को पूरा करने के लिए तैयार रहें। शिक्षा ऐसी हो ना कि जो लोग अर्थव्यवस्था के जो कुशल कार्यबलों, मतलब जैसी कार्यबलों की आवश्यकता है, जैसे कि अब जो समय आ रहा है, अगर इसमें देखेंगे तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है, जो बायोटेक्नोलॉजी है, ये चीज़ें आगे समय अब आने वाली हैं। तो अब इस समय पे ऐसी नीतियाँ होनी चाहिए कि इस चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी हो, कुछ लोग इसमें महारत हासिल करें, जो कि आगे अब ये चीज़ें, अब टेक्नोलॉजी आ जाएंगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा व्यापार इनसे होने लगेगा, तो इससे रिलेटेड शिक्षा इनको अभी से दी जानी चाहिए। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, महिला कार्यबलों की भागीदारी बढ़ाना। ठीक है, अब ये हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो महिला कार्यबलों की भागीदारी हमको बढ़ानी पड़ेगी। क्यों भैया? अब इस समय एक फैक्ट है, वो देख लेते हैं। यदि भारत में घरेलू कार्यों में लगी और काम करने हेतु इच्छुक सभी महिलाओं को रोजगार प्रदान किया जाता है, तो महिला कार्यबलों की भागीदारी में लगभग 20% की वृद्धि हो जाएगी। अभी जितनी महिला कार्यबल लगी हुई हैं, उनमें अगर जो घरेलू काम कर रही हैं वो, और जो इच्छुक हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाएं जो होती हैं वो बहुत सी काम करने के लिए इच्छुक होती हैं, तो अगर सबको रोजगार प्रदान किया जाता है तो लगभग 20% की वृद्धि हो जाएगी। जितनी महिलाएं भी काम कर रही हैं उसका 5वां भाग, नॉर्मल सी बात है, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हमको उसको लेकर 50% तक जाना है, तो हम उसके लिए एक देश का उदाहरण लेंगे, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में महिला कार्यबल जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो वहाँ पर क्या है ऐसा है जिसकी वजह से हम अपने देश की भागीदारी को 50% तक बढ़ा सकते हैं। अब वो क्या है वो हम देख लेते हैं। कुछ 2-3 फैक्ट हैं। लैंगिक बजट तैयार करना। जो बजट बनेगा वो लैंगिकता के आधार पर होगा, मतलब पुरुष और महिला दोनों के लिए विशेष तौर पर बनाया जाएगा। जब बजट तैयार होता है तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि किस चीज़ की मांग अधिक है, कौन सी चीज़ अधिक खरीदी जा रही है, और महिलाओं के लिए क्या उचित रहेगा, कैसी क्या नीतियां बनाई जाएं जो महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में अच्छी हों, उचित हों और उनके लिए फायदेमंद हों। ठीक है। दूसरा है बाल देखभाल संबंधी लाभों को बढ़ा दिया जाना। अब नॉर्मल सी बात है, जब जब किसी बच्चे का जन्म होता है, अगर उनकी देखभाल से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं, जो भी है, तो सरकार खुद उठा ले। हमारे यहाँ भी अब होने लगा है धीरे धीरे, लेकिन अभी उस मात्रा पर नहीं हो रहा है। तो जैसे छोटा बच्चा है तो उसकी पोषण से संबंधित समस्याएं हैं, उससे उसके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं। अगर इन समस्याओं को सरकार खुद उठाती है, जो भी एक माँ है, जो एक औरत है, जो एक महिला है, वो काम करने के लिए मतलब टेंशन फ्री हो पाएगी कि मेरा बच्चा सही है, वो सरकार के उसके मतलब हवाले है, वो उस अस्पताल में उसके साथ में बहुत ही अच्छा होगा, उस विद्यालय में बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो वो भी अपने अच्छी तरीके से काम में ध्यान लगा पाएगी। ठीक है। अंशकालिक कार्यों के लिए कर संबंधी छूटों को बढ़ा दिया जाना। जो पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं उनमें टैक्स को छूट दे दी जाए कि मतलब अब पार्ट टाइम जॉब सबको पता है कि कोई 4 घंटे की जॉब कर रहा है, कोई कोई उसमें 6 घंटे की जॉब कर रहा है, तो उनको आराम से व्यवस्था उनकी हो पाए। ठीक है। अगला है गवर्नेंस में सुधार। अब ये क्या है इसमें भी देख लेते हैं। मतलब सरकार की जो नीतियाँ बनती हैं, बेशक सी बात है, उसमें सुधार होना चाहिए। तो इसमें क्या है, प्रवासन, बुढ़ापा, कौशल विकास और शहरीकरण जैसे अलग अलग पहलुओं पर राज्यों के बीच नीतिगत समन्वय स्थापित करना। जैसे कि प्रवासन से संबंधित अगर आपको बता दें तो यूपी बिहार के बहुत से लोग गुजरात महाराष्ट्र में रोजगार के लिए जाते हैं। यही तो होता है, इस शब्द का मतलब यही होता है कि रोजगार हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब अगर वहाँ की नीतियाँ, अगर आपने याद होगा जब ये कोरोना आया था तो उस टाइम पे महाराष्ट्र में 1-2 जगह घटनाएं हो गई थी कि यूपी बिहार वालों को यहाँ से भगाओ। ठीक है। तो अक्सर वहाँ पे ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो उससे राज्यों के बीच ऐसी नीतिगत समन्वय स्थापित किया जाए जिससे रोजगार भी मिल जाए, उनकी व्यवस्था भी अच्छी हो जाए, इस तरीके से। ठीक है। बुढ़ापा, जो 65 वर्ष से ऊपर वाले हों उनके लिए व्यवस्था अच्छी हो, कौशल विकास और शहरीकरण, कुछ ऐसे मुद्दे हैं इन पर राज्यों के बीच में नीतिगत समन्वय स्थापित किया जाए। ठीक है। रणनीतिक रूप से अगले फैक्ट में हम आते हैं कि रणनीतिक रूप से योजना निर्माण, निवेश, योजना की निगरानी और निरंतर सुधार के लिए अलग अलग मंत्रालयों के बीच समन्वय होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई योजना बनती है, ठीक है, मान लीजिए कोई किसी एक योजना के तहत कोई एक फैक्ट्री एक क्षेत्र में लगाई जाती है। बाद में उसमें होता क्या है कि जो महिलाओं की आबादी, मान लीजिए उसमें महिला कार्यबल उसमें उचित मात्रा में नहीं है, तो जो महिला आयोग है, मतलब बाल एवं महिला विकास मंत्रालय है, वो आके ऑब्जेक्शन कर दे कि यहाँ पर महिलाओं का पर्याप्त वो नहीं है, इस वजह से यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। या फिर पर्यावरण मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो आके बोल दें कि इससे जो मतलब जो अपशिष्ट निकल रहा है वो पर्यावरण के लिए खतरा है। ये सब पहले से देखना चाहिए, पहले से मंत्रालयों के बीच में समन्वय होना चाहिए, इसके बाद नीतियां बननी चाहिए और
क्या कितना निवेश उचित होगा, योजनाओं की निगरानी, समय समय पर निगरानी बहुत जरूरी है, और निरंतर सुधार, समय के साथ में क्या सुधार होने चाहिए इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नेंस में सुधार इस तरह से हो जाएंगे। बस समाप्ति की ओर है हमारा वीडियो। तो फिर क्या है, कौशल संबंधी कमियों को दूर करना, ये तो बहुत ही जरूरी है। ये तो कैसे क्या होगा, उद्योग जगत और शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। ये चीज़ है कि जो इस समय हमारे यहाँ जो चल रहा है ना, जो उद्योग जगत में चल रहा है, जैसे कि इस समय चल रहा है कि यूट्यूब में वीडियो बनाओ मतलब, और शिक्षण संस्थानों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसमें क्या है कि आपस में पहले से समन्वय हो, शिक्षा उस तरीके की मिलेगी जिससे आगे उद्योगों को भी बढ़ावा हो और उद्योग जगत को फायदा मिले। इस तरह की शिक्षा प्रणाली हमारे यहाँ होनी चाहिए। इससे शिक्षा प्रणाली वर्तमान रोजगार बाजार की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप हो पाएगी। उससे अभी हम लोगों की शिक्षा प्रणाली क्या है, हाई स्कूल किया भैया बहुत अच्छे नंबर आ गए, कोई बात नहीं, अभी इंटर करना है, इंटर किया भैया हमारे जिले में पहला स्थान आ गया, बीएससी किया, क्यों, बीएससी की जरूरत क्या है वर्तमान समय में, अगर हम देखेंगे कि बीए बीएससी सभी लोग करते हैं, क्यों भैया, उसकी जरूरत क्या है, बस ये होता है कि ग्रेजुएशन हो गया है, बहुत से फार्म आते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद में भरे जाते हैं। अब जब भैया माहौल ही ऐसा है तो सरकार की सेवा, सरकारी नौकरियों की तरफ सभी लोग भागेंगे ही। अगर इंटर के बाद में जैसे आईटीआई है, पॉलीटेक्निक है, ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपको डिप्लोमा मिल गया तो आप कहीं भी जॉब्स में इंटरफेयर ले सकते हैं, वहाँ पे जॉब आप मांग सकते हैं वहाँ पर जाके। ठीक है, तो इस तरीके की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। व्यवसायिक कौशल इंटर्नशिप जैसे कार्यक्रमों को महत्व देना चाहिए। मतलब कौशल वो हो जो व्यवसाय से संबंधित हो, इंटर्नशिप वगैरह हो, जिससे कि लोग काम करके सीख सकें और काम में भागीदारी करें। ठीक है, अगली हेडिंग है हमारी विदेशी पूंजी अंतर्वाह, फॉरेन कैपिटल इन्फ्लोज को प्रोत्साहित करना। क्यों भैया, क्योंकि घरेलू बचत से निवेश आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल है, घरेलू बचत उतनी होती नहीं है, इसलिए भारत को अधिक रिटर्न देने वाले, मतलब जो जिससे हम भारत को अधिक फायदा हो देने वाले अवसरों की पहचान कर विदेशी पूंजी अंतर्वाह को बढ़ाना चाहिए। विदेशी कंपनी, मोदी जी बुलाते हैं ना सबको, जो कंपनियां हैं, अमेरिका गए हाउडी मोदी में, वहां जाके बता रहे हैं कि हमारे यहाँ आप कंपनी लगाइए आपको फायदा मिलेगा। बेशक ये कोरोना काल में काफ़ी कंपनियों का भारत में आगमन भी हुआ है। अभी रिसेंट में करंट में एक न्यूज़ थी कि एप्पल, शायद हाँ, एप्पल का मुंबई में प्लांट लगाया जा रहा है, मतलब जो एप्पल मोबाइल फ़ोन कंपनी है उसका मुंबई में प्लांट लगाया जा रहा है, तो एप्पल के जो मोबाइल हैं वो मुंबई में ही बनेंगे। तो ये एक तरीके से सही भी है। अब अगर एप्पल जितनी बड़ी कंपनी है, अगर वो कंपनी यहाँ लगेगी तो आप सोचिए कितना कार्यबल उस पर लगेगा, कितनी उसमें हमारे देश की जो बेरोजगार जनता है वो रोजगार ले पाएगी वहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से पूंजी के कुशल आवंटन को प्रोत्साहित करने के लिए उदार श्रम बाजार नीति, उपयुक्त समग्र आर्थिक और वित्तीय सुधार जैसे कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट यहाँ समझ में आ गया। हाँ, अब क्या है, कृषि की निर्भरता में कमी। हमारे यहाँ कृषि की निर्भरता बहुत ज़्यादा है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो मतलब हर दूसरा व्यक्ति क्या कहेंगे कि 4 में से 3 लोग जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, 4 में से 3 लोग कृषि पर ही आधारित हैं, सीधे सीधे। तो भारत में कृषि पर आश्रित आबादी की संख्या को कम करने की आवश्यकता है। मतलब एक लोग जहाँ पर काम कर रहा है वहाँ पर 3-5 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। अगर आपने बेरोजगारी की, अगर पढ़ा होगा बेरोजगारी के बारे में, तो बेरोजगारी होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी होती क्या है कि जहाँ पर आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों, जहाँ पर जैसे मान लीजिए कि किसी के पास में 2 एकड़ जमीन है, तो 2 एकड़ जमीन में एक जो किसान है वो आराम से काम वो कर सकता है, अगर मतलब ट्रैक्टर वगैरह ले ले उसके पास तो आराम से काम हो सकता है। लेकिन अब उस परिवार के 4 लोग हैं, चारों के चारों उसी पर आश्रित हैं और चारों उसी में लगे हुए हैं, तो आवश्यकता से अधिक लोग कार्य बल का लगना ये इस बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। और भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक है। ठीक है, तो इस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि आश्रित आबादी को इससे कम किया जाए। अगला जो है सबसे आखिरी बस यही है कि भारत को अगली पीढ़ी के आर्थिक सुधारों को लागू करना चाहिए। अब हमें अगली पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए, आर्थिक सुधार जो कैसे हों कि वो अगली पीढ़ी को और अच्छा करें। हम लोगों की एज तो अब हो गई, अब जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं ना वो जब तक 22-23 की उम्र तक आए तब तक उन्हें रोजगार मिल जाए। अब आप ये मान के चलिए कि जैसे बीएससी के बाद में फिर ये होता है कोई ना कोई एक डिप्लोमा करना पड़ता है, किसी भी क्षेत्र से हो आप, तो क्या होगी, बीएससी ही एक ऐसा डिप्लोमा हो, इंटर के बाद में बीएससी ही एक ऐसा डिप्लोमा हो जिसके बाद से ही नौकरी मिलना स्टार्ट हो जाए। तो सोचिए कितना अच्छा होगा, वो बेरोजगार होगा ही नहीं। ठीक, तो इसमें क्या सुधार करने चाहिए कि इन सुधारों का मुख्य ध्यान ऐसी सामाजिक जरूरतों को पूर्ति हेतु होना चाहिए जिन पर लंबे समय से ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है, इनमें प्रभावी सार्वजनिक सेवाएं देना, मतलब प्रभावी सार्वजनिक सेवाएं देना ये हमको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सार्वजनिक सेवाएं उनको मिलनी चाहिए। पोषण पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों भैया, क्योंकि जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी तो आर्थिक उत्पादन होगा, आर्थिक सुधार अच्छा होगा। ठीक है, तृतीय स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना, वही जो हाई स्कूल और इंटर लेवल की शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करना, जल आपूर्ति और साफ सफाई की उचित व्यवस्था करना और शहरी विकास पर बल देना। क्योंकि भैया जब शहर पे लोग रहेंगे तभी
आर्थिक उत्पादन की तरफ सोचेंगे नहीं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी एग्रीकल्चर पर्याप्त मात्रा में है। वहाँ के लोग इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर के अलावा और कुछ नहीं सोच पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वो गुटखा पानी की दुकान रख लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों की दुकानों का लिंक रख लेंगे। तो इस तरीके से ये है यहाँ पर। बाकी ये तो आप सब देख ही चुके हैं। तो ये है जनसांख्यिकीय लाभांश, इसका कैसे फ़ायदा उठाना चाहिए, इसकी क्या चुनौतियाँ हैं, इसकी क्या दिक्कतें हैं, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से हमने देख लिया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए, और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हों उसको कमेंट में लिखिए, ठीक है, क्योंकि आप भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक आए तो फिर से एक बार लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।